Good morning, dear students. How are you? I hope you are all fine. Today is our video for class 10th subject SST part History chapter first The Rise of Nationalism in Europe. Today is our topic What did liberal nationalism stand for? उदारवाद राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पेज नंबर है आपके 9। जल्दी से अपनी बुक को ओपन कर लीजिए। Let's start now. Ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. यूरोप के अंदर 19th सेंचुरी के अंदर शुरुआती स्टार्टिंग के अंदर 19th सेंचुरी जो दशक चल रहा था, तो राष्ट्रीय एकता से संबंधित जो विचार आए थे वो उदारवाद से क्या थे, जुड़े हुए थे। और द टर्म लिबरलिज्म ड्राइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर मीनिंग फ्री, और जो उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म, और इसका मतलब क्या है, आज़ाद। और ये शब्द कौन सी लैंग्वेज का है, लैटिन लैंग्वेज का। मूल शब्द इसका क्या है, लिबर, ठीक है, और जिसका मतलब क्या है, आज़ाद। फॉर द न्यू मिडल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। इसका क्या मतलब है, नए जितने भी मिडिल वर्ग के जो लोग हैं, उदारवाद का मतलब वो मानते हैं कि व्यक्ति के लिए आज़ादी और जो कानून है वो सबके लिए क्या हो, बराबर हो। मतलब कि जो भी कानून हो, जो भी राइट्स हो, वो सबके लिए क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो, ठीक है। पॉलिटिकली इट इम्प्लाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ autocracy and clerically privileges a constitution and representative government through parliament. 19th century liberals also stressed the inviolability of private property, ठीक है। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था कि जो क्या हो, सहमति से बनी हो। और फ्रांसीसी क्रांति के बाद में क्या हुआ था, उदारवाद जो था वो क्या हो गया था, निरंकुश शासक बन गया था। कब, फ्रांसीसी क्रांति के बाद में उदारवाद क्या बन गया था, निरंकुश शासक बन गया था। फिर उसके बाद में क्या हुआ था कि जो पादरी वर्ग के जो विशेषाधिकारों की समाप्ति हुई थी, उसमें संविधान क्या था, पक्षधर था। पादरी वर्ग ने क्या किया था, जो पादरी वर्ग जो थे उनके लिए जो प्रिविलेजेस थे, उनको जो विशेषाधिकार मिले हुए थे, उनकी समाप्ति के लिए समाप्ति के लिए क्या थे, जितनी भी प्रतिनिधि सरकार थी वो उनके पक्ष में थी। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की जो अनिवार्यता थी, जो ज़रूरत थी, उन पर भी वो लोग बल देते थे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं था कि कानून के समक्ष क्या हो, बराबरी का विचार सबके लिए हो, यानी कि सफ्रेज का मतलब होता है मताधिकार, यानी कि सबको क्या मिले, वोट का अधिकार मिले, ठीक है। नेक्स्ट है, यू विल रिकॉल दैट इज रिवॉल्यूशनरी फ्रांस विच मार्क द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल democracy. The right to vote and the get elected was granted exclusively the property owning men without property, and all women were excluded from political rights. Only for a brief period under the Jacobins did all adult males enjoy suffrage. However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduced women to the status of a minor, subject the authority of fathers and husbands. Throughout the 19th and early 20th century, women and non-propertied men organized to opposition movements demanding equal political rights. मैंने अभी बताया आपको कि क्या ज़रूरी था सबके लिए, सफ्रेज यानी कि मत का अधिकार, वोट देने का अधिकार, ये सबके लिए क्या था, ज़रूरी था। और जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो भी उनके पक्ष में थे। हमें अगर याद हो तो क्रांतिकारी जब फ्रांस में जब राजनीतिक प्रयोग किया था, जब सबसे पहले, तो वहाँ मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल किनको था, जिनके पास में संपत्ति थी और जो पुरुष थे, सिर्फ उन्हीं को क्या था, वोट देने का अधिकार था। जिनके पास संपत्ति नहीं है, पुरुष और सभी महिलाओं को इस राजनीतिक से क्या किया जाता था, दूर रखा जाता, उनको वोट नहीं दिया जाता था, उनको इस अधिकार से वंचित रखा जाता था। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन का जब शासन आया था, तो उस समय जितने भी सभी वयस्क लोग थे, यानी कि जितनी भी 21+ एज थी, तो उनको क्या दिया गया था, वोट देने का अधिकार दिया गया था। मगर जैसे ही नेपोलियन की वापस अधिकार आया, नेपोलियन ने क्या किया, इसको हटा। However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduced women to the status of a minor. और जैसे ही नेपोलियन की सरकार आई, उन्होंने क्या किया, वापस इन अधिकारों को सीमित कर लिया, और महिलाएं जितनी भी थी उनको क्या किया गया, उनके फादर और उनके हस्बैंड के अधीन कर दिया, यानी कि उनको उनका गुलाम बना दिया। थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी, 19वीं और
20वीं सदी के स्टार्टिंग में वुमेन्स एंड नॉन प्रॉपर्टीज मैन ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन मूवमेंट्स। जितनी भी महिलाएं थी और जितने भी पुरुष थे जिनके पास में कोई संपत्ति नहीं थी, उन्होंने क्या किया था, मूवमेंट किया था, यानी कि आंदोलन किया था। किसकी डिमांडिंग थी? इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, यानी कि जितने भी राजनीतिक राइट्स हैं वो उनको क्या मिले, इक्वल मिले। इससे आगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।